प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर, आज अपने इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगी हिंदी साहित्य के इतिहास के दो कालों के विषय में। पिछले व्याख्यान में हम दो काल, आदिकाल और भक्तिकाल, इन पर हम चर्चा कर चुके थे संक्षेप में, और आज के व्याख्यान में हम अगले दो काल यानी रीतिकाल और आधुनिक काल पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, रीतिकाल का जो कालखंड है, ये रीतिकाल का, वो आप जानते हैं कि सन 1700 से संवत 1700 से 1900 के लगभग माना जाता है। अब यह जो समय था भारतीय इतिहास में, यह जो कालखंड था, यह राजनीतिक दृष्टि से तो मुगल शासन के पराभव का समय था। शासन के जो धार्मिक उत्पीड़न से जनता में आक्रोश फूट रहा था, जनता आक्रोशित हो रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले भक्तिकाल में मैंने बताया था कि प्रजा राजाओं की ओर से बिल्कुल हार मान चुकी थी कि अब राजा हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं, तो हमें ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी और वे ही हमारी सुनेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। अब भक्तिकाल की रचनाओं में इसलिए भक्ति की अधिकता मिलती है, लेकिन अब ईश्वर से प्रार्थना करके देख लिया, ईश्वर की भक्ति करके देख ली, ईश्वर ने अवतार नहीं लिया, तो जनता में भी निराशा का भाव और आक्रोश का भाव फूट पड़ा कि अब ईश्वर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ईश्वर भी हमारे दुखों से दुखी नहीं हो रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब ना तो राजा और ना ईश्वर, कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में प्रजा भी, राजा तो पहले से ही विलासी थे, अपने ऐश्वर्य का भोग करने में लगे हुए थे, और इस काल में भी यही हो रहा था। तो फिर जनता ने भी, प्रजा ने भी सोचा कि अब जब राजा ही हमारी सुध नहीं लेने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी जीवन का आनंद लें, जो साधन हमारे पास है हम भी उसी का उपभोग करें। ऐसी भावना प्रजा में भी जागृत हो गई, और यही कारण है कि इस काल की रचनाओं में, रीतिकाल की रचनाओं में, ईश्वर की भक्ति से लोगों का ध्यान हट गया और ऐसी रचनाएं अधिक लिखी गईं जो श्रृंगार से जुड़ी हुई थी, श्रृंगार भाव की रचनाएं थीं, जिनमें कि मनोरंजन का भाव था, जिनमें चमत्कार प्रदर्शन की भावना थी। ऐसी रचनाएं इस काल में अधिक लिखी गईं। दरबारों में जो कवि होते थे वे चाटुकार होते थे। चाटुकार अर्थात वे ऐसी रचनाएं, क्योंकि दरबारों में कोई गंभीर भाव की रचना सुनने के लिए नहीं बैठा था, लोग इसलिए बैठते थे दरबार में, राजा भी यही चाहता था कि कवि कुछ ऐसा सुनाए कि जिससे मनोरंजन हो, जिससे लोग वाह वाह कर उठें। ऐसी रचना होनी चाहिए कवि की। तो इस भावना से कवि भी सुनाते थे और राजा भी और दरबारी भी इसी भावना से कविता को सुनते थे। कविता में कोई गंभीर भाव नहीं होता था, बल्कि ऊपर से देखने में कविता सुंदर होती थी, अर्थात उसमें बड़े सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग करके कविता को चमत्कार प्रदर्शन की भावना से लिखा जाता था और सुनाया जाता था। तो ऐसी कविता कोई गंभीर भाव लिए हुए
नहीं होती थी। यह रीतिकाल की कविता की विशेषता है। और दूसरी प्रमुख बात यह है कि रीतिकाल की कविता में चूँकि भक्तिकाल का प्रभाव बहुत जल्दी नहीं निकल पा रहा था, तो रीतिकाल की कविता में राधा कृष्ण का उल्लेख होता तो है, लेकिन ये राधा कृष्ण कोई देवी देवता नहीं है, अलौकिक नहीं है, बल्कि ये संसारी स्त्री पुरुष है, नायक नायिका के रूप में चित्रित किए गए हैं रीतिकाल की कविता में। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन है, राधा के विरह में कृष्ण की पीड़ा का चित्रण है, कृष्ण के विरह का चित्रण है, राधा कृष्ण के वियोग में, कृष्ण जो नायक है यहाँ पर साधारण पुरुष है, उनके विरह में राधा की क्या दशा हो रही है इसका वर्णन है। और इस तरह से ऐसी कविता है कुल मिलाकर रीतिकाल की कि जिसमें लोग सुनते ही वाह वाह कर उठे, उसके भाव तक न जाए, बस उसको सुनकर उसकी प्रशंसा करें और कवि को इनाम दे दें, कवि को पुरस्कृत कर दें। ऐसी भावना से कविताएं लिखी जा रही थी और सुनाई जा रही थी रीतिकाल में। कुछ कविताएं थोड़ा सा लीक से हटकर भी लिखी गईं, कुछ कविताएं वीरता की भी लिखी गईं, लेकिन उनमें भी वीरता की कविता में भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अधिक दिखाई देता है, चमत्कार प्रदर्शन की भावना अधिक दिखाई देती है। कुछ कविताएं रीतिकाल में भक्ति की भी मिलती हैं, कुछ नीति की भी मिलती हैं, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं है जो भक्तिकाल की रचनाओं में दिखाई देती है। तो इस तरह से रीतिकाल की रचनाओं में वह भावों की गंभीरता नहीं है जो भक्तिकाल की रचनाओं में हमें दिखाई देती है। और यही कारण है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, जिसके कि भाव भी उतने गहरे हैं जितने कि उसका बाहरी आवरण, अर्थात आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष दोनों भक्तिकाल की रचनाओं का पुष्ट है। कहीं से कोई कमी नहीं है, इसीलिए उस काल की कविता को, भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अब अगला काल जो है, चौथा काल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो कालखंड है, जो समय सीमा है, संवत 1900 से लेकर अभी तक। प्रारंभ में आधुनिक काल का जब प्रारंभ हुआ तो मुगलों का पराभव हो चुका था, उनका शासन समाप्त हो चुका था और अंग्रेज भारत में आ चुके थे, व्यापारी के रूप में आए और धीरे धीरे शासक बन बैठे। तो लोगों में प्रारंभ में आधुनिक काल की जो कविताएं लिखी गई, आधुनिक काल में जो रचनाएं मिलती हैं, प्रारंभ में वह कवियों ने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से, जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से, देश के प्रति गौरव को जागृत करने के उद्देश्य से प्रारंभिक रचनाएं आधुनिक काल की लिखी गई। उसके बाद देश स्वाधीन हुआ, भारत स्वाधीन हुआ और स्वाधीनता के बाद जो समस्याएं थीं, जो बड़े बड़े प्रश्न हमारे सामने खड़े थे, उन प्रश्नों की ओर संकेत करते हुए, उनके हल ढूंढते हुए रचनाएं लिखी गईं। इसके बाद जो विकास का समय आया, सुधार का समय आया, समाज के सुधार का समय आया, समाज की उन्नति का जो समय आया, उस दौर में प्रगति की से संबंधित रचनाएं लिखी गई कि कैसे समाज की प्रगति हो सकती है, कैसे समाज आगे बढ़ सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी गईं। और उसके बाद बहुत से वाद आधुनिक काल में
चल पड़े दिखाई देते हैं हमें, जिनमें छायावाद है, इनमें प्रगतिवाद है, इनमें प्रयोगवाद है, हालावाद है और जाने नई कविता है, अकविता है। बहुत से विविधता भरा हुआ ये आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का। इसमें काव्य के विविध रूपों के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम अपने इस व्याख्यान के द्वारा, जो मैंने आपको संक्षिप्त एक परिचय दिया कि जिसमें आधुनिक काल के जिसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास के चारों कालखंडों में किस किस तरह की रचनाएं मिलती हैं और क्यों, उनके कारण की ओर मैंने संकेत किया। और अब हम अपने अगले व्याख्यान में आधुनिक काल की कविता के विषय से चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। चूँकि हमारा पहला प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य का है, तो हम उसी से संबंधित चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।